हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास जियोग्राफी का 4th चैप्टर है एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर इन इंडिया। मेनली हम इंडिया में जो जिस टाइप की एग्रीकल्चर होती है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर को आप फार्मिंग भी कह सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फिर हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया, फिर हम पढ़ेंगे मेजर क्रॉप्स, और फिर पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स, और फिर नॉन फूड क्रॉप्स। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हम अच्छे से फोकस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर, फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर कैन बी सेड फार्मिंग। एग्रीकल्चर को आप फार्मिंग भी कह सकते हैं, या ये आप कह सकते हैं कि ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि आपकी ईटिंग फूड की जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करती है, या जो रॉ मटेरियल है जिस भी प्रोडक्शन के लिए वो प्रोवाइड करवाती है। कौन? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर को आप फार्मिंग भी कह सकते हैं या प्राइमरी एक्टिविटी कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम अपना जो ईटिंग फूड है या जो फूड रिक्वायरमेंट है या जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, यानी अप्रोक्सीमेट 65% या 2/3 इंडियन जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। सो इंडिया इज ए एग्रीकल्चरल कंट्री, इसलिए हम इंडिया को एग्रीकल्चरल या एग्रीगेरियन कंट्री भी कह सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग, की जो एग्रीकल्चर है या जो फार्मिंग है वो किस किस टाइप की होती है। मेनली 3 टाइप्स की है ये। प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस या बर्न एंड स्लैश जो टाइप की फार्मिंग है वो। प्रीमिटिव में आप याद रखेंगे कि इसमें स्मॉल स्केल पे जो फार्मिंग है वो होगी, एरिया कम होगा, मतलब खेतों के हिसाब से, या पर एकड़ आप कहते हैं तो पर एकड़ के हिसाब से कम ज़मीन होगी। छोटे से एरिया पे जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर करेगा। जो इक्विपमेंट्स हैं या जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो इसमें यूज नहीं होती हैं। मेनली इसका जो मोटिव है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का, वो केवल अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस आप याद रखेंगे। तो प्रिमिटिव स्मॉल स्केल पे होती है, इसमें जो इक्विपमेंट्स हैं, जो ट्रैक्टर हैं, कल्टीवेटर है, हैरो है, या फिर और जो एग्रीकल्चरल जो इक्विपमेंट्स हैं वो फार्मर के खुद के नहीं होते, वो मेनली किसी और के थ्रू काम करवाता है। और इस प्रीमिटिव सब्सिस्टेंस का मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है अपनी फैमिली की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करना। फिर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये बिल्कुल इसके अपोजिट है। इसमें जो फार्मर है उसकी खुद की ज़मीन होगी थोड़ी ज़्यादा, वो क्या करेगा, अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट भी पूरी करेगा, और जो सरप्लस जो क्रॉप है उसको मार्केट में सेल करके अपनी जो अर्निंग है, एक्स्ट्रा सरप्लस या एक्स्ट्रा जो इनकम है वो करेगा। इसमें ट्रैक्टर वगैरह, कल्टीवेटर, हैरो या पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाती हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। तो ये आप याद रखेंगे, इसमें थोड़ी ज़्यादा ज़मीन होती है। फार्मर का जो मेन मोटो है वो अपनी फैमिली और प्लस सरप्लस या एक्स्ट्रा जो क्रॉपिंग है उसको मार्केट में सेल करना है। इसमें न्यू टेक्निक, न्यू जो भी इक्विपमेंट्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका यूज किया जाता है। फिर हम बात करेंगे कमर्शियल फार्मिंग की। इसका मेन मोटो अर्निंग का है, ये आप याद रखेंगे। कमर्शियल फार्मिंग का मेन मोटो क्या है? अर्निंग है। इसमें पूरे के पूरे खेत पर एक स्पेसिफिक जो कमर्शियल क्रॉप है वो उगाई जाती है। जैसे आपने कोई भी फ्लावर्स का गार्डन लगा लिया, एप्पल का गार्डन लगा लिया, या आप ये कहें कि जो मैंगो है उनका, या बेरी का, इस तरह के जो पूरे के पूरे गार्डन हैं अपने खेत में, वो कोई भी फार्मर ग्रो करता है। और उसका मेन मोटो क्या होता है? सिर्फ पैसे कमाना होता है। वो अपने खेत से सीधा जो भी मार्केट है उसमें जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएगा। तो ये तीनों फार्मिंग के जो टाइप्स हैं वो आप याद रखेंगे।
प्रिमिटिव केवल फैमिली के लिए रिक्वायरमेंट्स के लिए, इसमें इतने ज़्यादा टेक्निक्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इक्विपमेंट्स यूज नहीं किए जाते, स्मॉल स्केल पे होती है। इंटेंसिव में वाइड एरिया होता है, टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ट्रैक्टर या एरो कल्टीवेटर, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स ये यूज होते हैं। इसमें सरप्लस या एक्स्ट्रा जो क्रॉपिंग है उसको मार्केट में सेल भी किया जाता है और फैमिली के लिए भी रख लिए जाते हैं। जो ईटिंग फूड जो ग्रेन है वो कमर्शियल में केवल अर्निंग करना ही मेन मोट्टो है। तो क्रॉपिंग पैटर्न की हम बात करें तो रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है और जायद क्रॉप है। ये है क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया में। तो रबी जो क्रॉप है वो आप याद रखेंगे अक्टूबर से दिसंबर तक के बीच में बोई जाती है और अप्रैल में से मतलब अप्रैल या मई तक हार्वेस्ट कर ली जाती है। तो रबी क्रॉप अक्टूबर या दिसंबर यानी विंटर सीजन में मेनली सोइंग की जाती है और समर सीजन में हार्वेस्ट की जाती है। रबी क्रॉप्स के एग्जांपल हैं व्हीट है, बार्ले है, मस्टर्ड है, ग्राम है, पीज हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो रबी क्रॉप के हैं जो विंटर में सोइंग होती है और जो समर सीजन है उसमें हार्वेस्टिंग होती है। फिर खरीफ आप याद रखेंगे, खरीफ है मॉनसून में सोइंग की जाती है और सितंबर से लेकर अक्टूबर तक इनकी हार्वेस्टिंग कर दी जाती है। मॉनसून आपको पता है जुलाई से अगस्त से सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसमें अर्ली जून भी। तो इसमें है पैडी है, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, मूंग है, उड़द है, कॉटन है, जूट है। ये जो हैं खरीफ की क्रॉप हैं जो मॉनसून के टाइम पे सोइंग की जाती हैं और सितंबर से अक्टूबर के बीच में हार्वेस्ट कर ली जाती हैं। तो पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन और जूट ये हैं खरीफ क्रॉप। फिर हम बात करें जायद क्रॉप की, जो रबी और खरीफ के बीच का जो टाइम है वहाँ हमने देखा कि अप्रैल से मई तक जो रबी क्रॉप है वो हार्वेस्ट कर दी जाती है और उसके बाद जो खरीफ क्रॉप है वो मॉनसून में जो है वो सोइंग की जाती है, बोई जाती है। तो अप्रैल या मई से लेकर जून तक का जो टाइम है उसके शॉर्ट टाइम में जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो मेनली जायद क्रॉप होती है और उसमें वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, ककम्बर है, वेजिटेबल्स हैं, ये ग्रो की जाती हैं जायद में। तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग आपको समझ में आया होगा, क्रॉपिंग ऑफ पैटर्न रबी, खरीफ और जायद। तो यहाँ तक आपको इजीली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, यानी इंडिया में जो मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है राइस, आपको पता होगा, पैडी भी यू कैन से। तो अकॉर्डिंग टू 2014 चाइना है वो राइस का वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है और इंडिया सेकंड नंबर पे है, यानी हम राइस प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन पे हैं, चाइना फर्स्ट पे है। तो इसको सोइंग के टाइम पर 25 डिग्री प्लस जो टेम्परेचर है वो चाहिए। 150 प्लस सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो इसके लिए सूटेबल होती है। और हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, ये जो स्टेट्स हैं ये राइस प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं। तो ये बात आप याद रखनी है। इसके लिए टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस जो टेम्परेचर है वो ज़रूरत है, इसको पड़ती है। इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है राइस प्रोडक्शन में, फर्स्ट कौन है? चाइना। तो 150 प्लस सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो इसको चाहिए। हरियाणा, पंजाब और यूपी ये मेजर राइस प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं इंडिया के। दूसरी हम बात करें वीट की, तो इसको सोइंग के टाइम कोल्ड टेम्परेचर चाहिए और जब ये हार्वेस्टिंग का टाइम आता है या राइप का टाइम आता है तब इसको हॉट टेम्परेचर चाहिए। तो 50 सेंटीमीटर जो मिनिमम रेनफॉल है वो इसके लिए चाहिए। हरियाणा है, पंजाब है, यूपी है, एमपी है, बिहार है, इन कुछ स्टेट्स में ये जो वीट की प्रोडक्शन है वो होती है। तो याद रखेंगे सोइंग के टाइम पे कोल्ड टेम्परेचर, जब हार्वेस्ट किया जाता है तो हॉट टेम्परेचर, मिनिमम 50 सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो इसके लिए चाहिए। हरियाणा है, पंजाब है, यूपी, एमपी, बिहार, ये कुछ स्टेट्स हैं जो वीट के प्रोड्यूसर हैं। अब हम बात करें मिलेट्स की, तो मिलेट्स में ज्वार है, बाजरा है, रागी है, ये आते हैं।
ज्वार प्रोडक्शन में महाराष्ट्र फर्स्ट पोजीशन पे है इंडिया में, यानी लार्जेस्ट है इंडिया का। बाजरा में राजस्थान और यूपी, राजस्थान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, यूपी। रागी है, कर्नाटक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये जो कुछ मिलेट्स हैं, इनमें जो मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं इंडिया के वो हमने देखे। ज्वार महाराष्ट्र, बाजरा में यूपी और राजस्थान, रागी कर्नाटक। अब हम बात करें मेज की, तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस इसको टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। कर्नाटक है, यूपी है, बिहार है, एमपी है, आंध्र प्रदेश है, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर मेज की जो प्रोडक्शन है वो होती है। तो ये आप याद रखेंगे, राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज और पल्सीज। पल्सीज में मूंग है, उड़द है, अड़हर है, अरहर है, पीज है, ये पल्सीज है मेनली। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सीज, यानी इंडिया की हम बात करें तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है पल्सीज का। एमपी है, यूपी है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये जो मेजर स्टेट प्रोड्यूसर हैं पल्सीज के इंडिया के। तो आप ये बात याद रखेंगे, पल्सीज इंडिया सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी। एमपी में, यूपी में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। अब हम बात करें शुगर केन, अदर फूड क्रॉप्स की, यानी फूड क्रॉपिंग के अलावा जो क्रॉप ग्रो की जाती हैं इंडिया में उनकी बात हम करें। शुगर केन है, उसमें भी ब्राज़ील फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, और सेकंड पे इंडिया आता है। तो ऊपर हमने बात की थी राइस की, राइस में भी सेकंड पे और शुगर केन में भी। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन्स हैं उनमें शुगर केन का प्रोडक्शन है वो होता है। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए फेवरेबल है सोइंग टाइम पे। फिर है यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं जो शुगर केन का प्रोडक्शन करते हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि ब्राज़ील है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है जो शुगर केन प्रोडक्शन में। इंडिया सेकंड पे, राइस में भी सेकंड पे। राइस पे वर्ल्ड में फर्स्ट है चाइना, ये आप याद रखेंगे, पहले हम पढ़ चुके हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में शुगर केन होता है। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए चाहिए। यूपी, हरियाणा, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पर जो शुगर केन है उसका प्रोडक्शन होता है। ऑयल सीड में भी इंडिया सेकंड पोजीशन पे है। मस्टर्ड है, कोकोनट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, ग्राउंडनट है, तिल हैं, ये कुछ ऑयल सीड्स हैं। और वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है इंडिया। तो कौन कौन से स्टेट हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, ये कुछ स्टेट्स हैं जो ऑयल सीड्स में प्रोडक्शन में मेजर रोल प्ले करते हैं। तो आप ये याद रखेंगे, मस्टर्ड, कोकोनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट और तिल हैं, वो गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान, तमिलनाडु, ये मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूसर स्टेट है। तो यहाँ तक हमने इजीली देखा। तो ये एग्रीकल्चर का पार्ट 1 है। तो ये काफ़ी मतलब लेंदी जो आपका चैप्टर है वो कह सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर करता है। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में और जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं उनके बारे में हम इजीली पढ़ेंगे, और नॉन फूड क्रॉप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, आपके लिए या आपके किसी फ्रेंड के रिलेटिव के लिए ये यूजेबल हो सकती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट रिवोल्ट, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।